दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को तो आप जानते होंगे, जो वही बाबा जो मन की बात पढ़ते हैं। जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के आयोजकों और खुद धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन मामला उलट पर गया है। जहां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार में आने की अनुमति नहीं दी गई है। जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अभी तक पटना में हनुमान कथा आयोजन की परमिशन नहीं मिली है। आपको बता दें कि पहली बार पटना आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री गांधी मैदान में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा सुनाएंगी। हनुमान कथा की पूर्व संध्या पर 12 मई को दीघा घाट से गांधी मैदान तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 5100 महिलाएं कलश लेकर के चलेंगी। कलश यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े और बैंड भी शामिल रहेंगे। इसका जगह जगह धार्मिक, सामाजिक और फिर राजनीतिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। हालांकि अगर कार्यक्रम स्थल बदलता है तो फिर कार्यक्रम में भी बदलाव होने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह है कि पुलिस की तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनुमति नहीं दी गई है। इससे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि आम का सीजन शुरू हो गया है। जब बाजार में आम दिखना भी शुरू हो गया है, लेकिन विशेष बात यह है कि बाजार में चौसा, देसी समेत अन्य प्रजातियों के आम देखने को मिल रहे हैं। वही कई प्रजातियां अभी बाजार में आने को तैयार है। आम खाने के बहुत लोग शौकीन होते हैं। इसकी प्रमुख वजह इसकी मिठास और इसमें मौजूद पोषक तत्वों का होना है। जब बिहार में आम की एक और प्रजाति की बिक्री की तैयारी शुरू हो गई है। जब बिहार में जर्दालू आम की खासी पैदावार होती है, लोग इस आम का इंतजार करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी किसानों को मई में जर्दालू आम का स्वाद चखने को मिलेगा। पेड़ पर यह आम पकड़ना शुरू हो गया है। दरअसल बिहार के भागलपुर में जर्दालू आम का उत्पादन बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है। किसान इस आम की उपज करके अच्छी खासी पैसा भी कमा लेते हैं। बिहार के जर्दालू आम की राष्ट्रीय पहचान फलक पर भी है। जर्दालू आम को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार साल 2007 से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के राज्यपालों और एलजी को जर्दालू आम गिफ्ट के तौर पर भेजती है। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हरेश मेहता नामक व्यापारी ने मामला दर्ज कराया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं 1 मई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधित टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और वे संसद से पूर्व सांसद हो गए। अब सेम मामला मानहानि का तेजस्वी यादव पर भी दर्ज किया गया है। या हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी अगर माफी ना मांगे तो इनको भी उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। इनको भी राजनीति से कुछ दिन के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। जब पंजाब हरियाणा की तरह उन्हें भी फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा, बस इसके लिए उन्हें सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के क्लेम करना होगा। जब फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है। जब किसानों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। बिहार के सहकारिता विभाग ने कहा है कि मार्च महीने में बेमौसम बारिश और फिर ओलावृष्टि से रबी फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके एवज में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जब बस इसके लिए किसानों को क्लेम करना होगा। सहकारिता विभाग ने क्लेम करने के लिए वेबसाइट पर विंडो खोल दी है। जब किसानों को 2500 रुपये से लेकर के 22,500 रुपये तक का प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिल सकता है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है। नीतीश सरकार का मानना है कि पीएम फसल बीमा योजना की कवरेज प्रीमियम बहुत अधिक है। ऐसे में
सभी किसान इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2018 में अपनी फसल बीमा योजना शुरू की। इस योजना की खासियत यह है कि इसके लिए किसानों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, जहां बस किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपको बता दूं कि मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश और फिर ओलावृष्टि से रबी फसलों के साथ साथ सब्जी और बागवानी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था, जहां इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। यही वजह है कि सरकार को फसल नुकसान के लिए मुआवजा का ऐलान करना पड़ा। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि इस बीमा पॉलिसी के तहत किसी वजह से भी फसल नुकसान होने पर किसानों को 20,000 रुपए तक की मौद्रिक सहायता दी जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्वी चंपारण में बुधवार को 2 जगह भीषण डकैती हुई। जब पहली वारदात में डकैतों ने एक व्यापारी के घर को निशाना बनाया और 50 लाख रुपए लूट लिए। जी हां, 50 लाख रुपए। वहीं डकैतों ने वार्ड सदस्य के घर पर भी धावा बोला और कैश आभूषण सहित करीब 8 लाख की संपत्ति लेकर के फरार हो गए। आपको बता दें कि 21 अप्रैल की रात पूर्वी चंपारण के घोरासहन थाना क्षेत्र के श्रीपुर में स्थित कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिन्हा के घर से 50 लाख रुपए की डकैती का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि अब डकैत पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जब बेखौफ बदमाश ने श्रीपुर कस्बा धोबिनिया पोखर में स्थित वार्ड सदस्य पिंकी देवी के घर में ढावा बोल दिया। इतना ही नहीं, डकैतों ने वार्ड सदस्य पर हमला कर दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। हालांकि उनके पति अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, इस कारण वे बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लोग हिरासत में लिया है। दोनों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आसमान के तरह मुकाम मिल जाए, आसमान के तरह मुकाम मिल जाए, खुदा को मेरा ये पैगाम मिल जाए। थक गई है धड़कनें अब तो चलते चलते, थक गई है धड़कनें अब तो चलते चलते, ठहरे ये सांसें तो शायद आराम मिल जाए। जी ये शायरी हम इसीलिए पढ़े क्योंकि अभी जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये खबर इसी शायरी से मिलते जुलते हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां प्रेमिका ने हार करके फांसी लगा करके अपनी जान दे दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रेमी ने भी फांसी लगा करके अपनी जान दे दी थी। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही प्रेमिका की शादी कहीं तय हो गई, जिससे दोनों ही टूट गए, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। मामला नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव की है, जहां विकास दास की पुत्री शिवानी कुमारी ने अपनी जान दे दी। 2 दिन पहले ही शिवानी के प्रेमी ने भी अपनी जान दे दी थी। मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि शिवानी को अपने ही ममेरे भाई से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शिवानी के पिता ने उसकी शादी कहीं तय कर दी, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। इस शादी से दोनों ही खुश नहीं थे। जब परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद हार मान करके पहले प्रेमी ने अपनी जान दे दी, जब फिर 2 दिन बाद प्रेमिका ने भी अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी के मौत के बाद शिवानी टूट गई थी। ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान दे दी। शिवानी को आनंद फानन में सामुदायिक केंद्र गोपालपुर लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों अब बात करेंगे कि एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये दूसरी बार कृष्ण नैया की हत्या है। इस मामले में बिहार की आईएएस एसोसिएशन चुप है। उन्होंने पूछा है कि क्या उस समय लालू यादव की सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं की थी? अब कौन सा आईएएस अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 5 दिसंबर 1994 को एक दलित आईएएस की हत्या कर दी गई थी, जब वो महज 37 साल का था। उन्होंने कहा कि आखिर अब कौन सा आईएएस अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? जब कृष्ण नैया ने मजदूरी करके पढ़ाई की थी, उन्होंने कहा है कि वे कृष्ण नैया के परिवार के साथ है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से इस मामले को लेकर के सोचा जाएगा। ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का है। दरअसल बिहार सरकार को जेल नियमावली में बदलाव करने और गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या एक बार फिर से बिहार में सनलाइट या रणवीर सेना आगे आने वाली है क्या? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। एक न्यूज़ चैनल के साथ खास बातचीत में अररिया जोगी से विधायक और
मंत्री शाहनवाज आलम ने बताया है कि बाढ़ से पहले सभी जिला पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आपदा विभाग की बैठक हुई थी। आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया गया है। जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए टेंडर निकाला गया है। राशन, मेडिकल किट, दवाइयाँ, पशु आहार, इन सभी चीज़ों की तैयारी हो रही है। मंत्री ने बताया है कि हर जिले में SDRF के लिए एक भवन बन रहा है। पहले फेज में 13 जिलों में बन रहा है। इस भवन को इसलिए बनाया जा रहा है कि आपदा के समय क्विक एक्शन लेते हुए भवन में जवान पहले से तैयार होंगे। समय के साथ साथ कई नई तकनीक भी अब आपदा विभाग प्रयोग कर रहा है। ड्रोन हो या फिर कोई अन्य नई तकनीक जो आपदा के समय में काम आ सके, उस पर विभाग रिसर्च कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शाहनवाज आलम ने बताया है कि अब विभाग महज 24 घंटे के अंदर ही आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दे रहा है। जहां हाल ही में वज्रपात से जो भी प्रभावित हुए हैं उन्हें विभाग ने 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि दे दिया है। वहीं पर आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने बताया है कि सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, फारबिसगंज और कटिहार जिले में पिछले 5-10 सालों में नदियों में काम नहीं हुए थे। वहां पर विभाग द्वारा काम करवाया गया है। नदी कटाव रोकने के लिए कार्य किए गए हैं। जो स्कूल नदी तटबंध के किनारे हैं उन्हें बचाने के लिए काम किए गए हैं। यह सबसे ज्यादा कटाव कार्य इस बार सीमांचल के 4 जिलों में हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में ड्रीम 11 में 13 साल का लड़का ने 2 करोड़ रुपए जीता है। इसके बाद से परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल है। पूर्णिया के 13 साल का लड़का पूर्णिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ड्रीम 11 में 2 करोड़ रुपए जीता है। जैसे ही पड़ोस के लोगों को जानकारी मिली तो फिर परिवार वालों को अभिनव के घर बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। 2 करोड़ रुपए जीतने की सूचना आग की तरह पूरे इलाके में, पूरे गांव में फैल गई। परिवार के लोगों ने अभिनव का मिठाई खिला करके स्वागत किया, बधाई दी। जी हाँ, भवानीपुर, सारिका गुप्ता और फिर उनके पुत्र अभिनव ने मिलकर के 17 टीम बनाई थी, जिसमें कल उनका 8वां टीम विजेता रही। इस टीम ने गुजरात और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले IPL मैच में करीब 2 करोड़ रुपए जीता है। इस जीत के बाद परिवार वाले और फिर भवानीपुर में खुशी का माहौल है। सारिका गुप्ता ने कहा है कि उसने ड्रीम 11 में कुल 17 टीम लगाया था, जिसमें उनका 8वां टीम कल विजय रहा, जब उसने 2 करोड़ रुपए जीता। दोस्तों, बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है। जब इनके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव राय ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के वकील राजकुमार ने कोर्ट को बताया है कि उड़न दस्ता दंडाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के बायसी थाने में प्राथमिकी दर्ज करके आरोप लगाया है कि बगैर पूर्व अनुमति के असदुद्दीन ओवैसी लाउड स्पीकर से भीड़ जमा करके पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस धारा में केस दर्ज की गई है, निचली अदालत ने जिस धारा में संज्ञान लिया है वह सही कानूनी रूप से सही नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने उनके दलील को फिलहाल मंजूर करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं, जब बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ बना रखी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM 5 विधानसभा सीटों पर जीतने में कामयाब सफल रही थी। इसके अलावा ओवैसी के उम्मीदवार रिजल्ट को भी प्रभावित करते हैं। जो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2023 में भी RJD की हार का कारण ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार ही बताया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अधिकतर शहरों में पिछले 4 से 5 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव आया है। 4 दिन पहले तक गर्मी से हाँप रहे अधिकतर शहरों में आजकल सुबह से ही ठंड का एहसास हो रहे हैं। पटना, खगड़िया, गया सहित अधिकतर शहरों में आसमान से आग बरस रही थी और अधिकतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा था। बांका, जमुई, सुपौल, दरभंगा जैसे शहर भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। 2 दर्जन से अधिक शहरों का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। फिलहाल आलम यह है कि पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे आ चुका है। सुबह और शाम में पंखे की हवा भी ठंडी लग रही है। पिछले 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और फिर काल वैशाखी की सक्रियता से आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है, जब बिहार में बादलों की आवाजाही रहने और फिर पछुआ के प्रचंड वेग के थमने से मौसम सुहाना हो गया है।
दोस्तों बात करेंगे कि खुदरा महंगाई की दरों में भले ही थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी हो, लेकिन आम लोगों को महंगाई की मार से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूध और दूध से बने उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब नहाने से लेकर के कपड़ा धोने तक के लिए लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में साबुन, शैम्पू से लेकर के डिटर्जेंट तक के दाम बढ़ जाएं। जी ये हो सकता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार ईटी की एक खबर के अनुसार साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख कच्ची सामग्री पर टैक्स बनाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इंडियन सरफेक्टेंट्स इंडस्ट्री यानी कि साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट उद्योग का अनुमानित आकार करीब 2.5 बिलियन डॉलर का है। इस इंडस्ट्री में सीधे तौर पर 90 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडस्ट्री पर होने वाला कोई भी नकारात्मक असर इन लाखों लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर सकता है। ईटी की खबर के अनुसार साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट उद्योग के संगठन इंडियन सरफेक्टेंट ग्रुप ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की है। इसे लेकर के आईसीएमसी ने वित्त मंत्रालय को पत्र लेकर के फैटी अल्कोहल पर शुल्क बढ़ाने पर प्रस्ताव को अमल में नहीं लाने का अनुरोध किया है। अगर मान के चले कि इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है तो फिर साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट का दाम बढ़ना तय है। इंडियन सरफेक्टेंट ग्रुप ने दावा किया है कि अभी तक साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां बड़ी लागत का बोझ खुद उठा रही है। हालांकि अगर ऐसे मौके पर प्रमुख कच्ची सामग्रियों को लेकर के शुल्क बढ़ता है तो फिर वे बोझ नहीं उठा पाएंगी और अंत में इसका परिणाम उत्पादकों के दाम में बढ़ोतरी के रूप में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लगभग 9 महीने के बाद वापस पटना लौट रहे हैं। हालांकि लालू पिछले 3 महीने से दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे थे, लेकिन अब वे आज बिहार आ रहे हैं। लालू के तबीयत में सुधार के बाद ये बताया जा रहा है कि वे आज सुबह पटना आ रहे हैं। लालू यादव पटना आने के बाद भी वे कुछ ही लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। दरअसल सिंगापुर के एक अस्पताल में पिछले साल 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव का किडनी प्रत्यारोपण किया गया था, जब उस समय राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दोनों सिंगापुर में मौजूद थे। उसके बाद लगभग 2.5 माह तक लालू का इलाज वहीं चला था और 11 फरवरी को लालू प्रसाद यादव भारत वापस लौट आए थे। वहां वे अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। इस दौरान भी उनका मिलना जुलना बेहद ही कम लोगों से हुआ। हालांकि इस बीच लालू से मिलने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर आने वाला मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। 30 अप्रैल को पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है। ये आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मन की बात कार्यक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के आशीर्वाद से मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2014 में रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देशवासियों से अलग अलग मुद्दों पर संवाद करते हैं। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण न सिर्फ रेडियो बल्कि टीवी चैनल्स पर भी प्रसारित होता है। ये यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है। हालांकि जो मीडिया सर्वे सामने आया है उसके अनुसार इस कार्यक्रम को सुनने वालों की संख्या काफ़ी कम है। एक सर्वे में जब लोगों से पूछा गया है कि वे मन की बात कार्यक्रम को साल में कितने बार सुनते हैं, तो 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ने कहा है कि वे अक्सर मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। मन की बात कार्यक्रम को लेकर के एक क्षेत्र में सर्वे किया गया जिसमें कहा गया है कि मन की बात कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोगों पर असर हुआ है। तकरीबन 60% लोगों ने इसको लेकर के अपनी रुचि जताई है। उनका कहना है कि ये देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि 63% लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उनका रवैया सकारात्मक हो गया है। वहीं 73% का कहना है कि वे सरकार को लेकर के आश्वासित है, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर एक सर्वे किया गया तो सर्वे में बात सामने आई है कि 10 में से सिर्फ 1 लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं, यानी कि 100 में से 10 लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। और यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है कि 60 से 63% लोग मन की बात कार्यक्रम को रेगुलर सुनते हैं। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण हटाने वाले बयान पर पलटवार किया है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष लोकसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टियों को पटकनी देने की फिराक में लगी हुई है। जब मुद्दे से वार और उस पर फिर पलटवार लगातार जारी है। दरअसल बिहार के दरभंगा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण हटाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से, उनकी होम मिनिस्टर से और केंद्र की सरकार से ऐसे ही एतनाल सुनते रहिए। एक और उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वहीं दूसरी ओर उनके लोग हिंदुस्तान में मुस्लिम आरक्षण जो कुछ राज्यों में मिले हुए हैं उन्हें हटाना चाहती है। इसे ही तो कहते हैं विश्वास जीतना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को कल जेल से रिहा कर दिया गया। इसको लेकर के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अंश को हटा दिया गया है। इसी से आनंद मोहन या फिर उनके जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। जब वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में मुख्य सचिव ने सभी चीज़ों पर सरकार का पक्ष रखा है। जब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि किसी को भी कोई छूट नहीं दिया गया है। इसको लेकर जो भी आपत्तियां जताई जा रही है उनकी गुंजाइश बनती नहीं है। जो नियम था या है उसमें कहीं भी IAS को लेकर के कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि लोक सेवक को लेकर के कुछ बदलाव किया गया है। और लोक सेवक एक छोटा कर्मचारी से लेकर के बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, इसलिए IAS की तरफ से इसका विरोध जताना उचित नहीं हो सकता। जहाँ इसके आगे उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के इतनी बातें कही जा रही है, तो फिर ये बता दूं कि आनंद मोहन ने 15 साल 9 माह 25 दिन की सज़ा की अवधि पूरी कर ली थी। इसके लिए उनको छोड़ा गया है, ना कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत दी गई है। इसीलिए किसी तरह से कोई भी विरोध की गुंजाइश नहीं है। वहीं पर बाहुबली को छोड़े जाने पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार ने भले ही उनकी रिहाई कर दी है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। जब पटना हाईकोर्ट में आज आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, वहीं रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है। पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वे बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करें। याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने एक लोक सेवक के हत्यारे को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया है। जब कोर्ट से जेल मैनुअल में बदलाव के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जन सुराज पद यात्रा के दौरान बिहार के वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद करने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये सहायता राशि देने की बात कही गई थी। यह योजना इसीलिए बनाया गया था ताकि किसी भी बिहार के बेरोजगार युवा जो कि 18 से 35 साल के हैं, उन्हें अगर 1000 रुपये की सहायता राशि मिलती है तो फिर उन्हें मजबूरी में रोजगार करने बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार में यह योजना की शुरुआत ही नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई जा रही थी तब ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 12वीं पास छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से और फिर रोजगार मिलने में दिक्कत नहीं हो, लेकिन इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब बिहार के ज़्यादातर गाँव में 40 से 50% युवा गांव में नहीं है। पलायन की समस्या को लोग गरीबों की समस्या मानते हैं, लेकिन पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय हैं उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध समुदाय भी हैं। प्रशांत किशोर ने आगे सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जो पूरी समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है, उनका नतीजा हुआ है कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं, और जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। यह बिहार में पढ़ाई को लेकर की जो उदासीनता है, इसकी वजह से यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। नीतीश कुमार के कार्यकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो फिर जैसे लालू यादव के राज को जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार के कार्यकाल को भी शिक्षा व्यवस्था के लिए काला अभ्यास माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को बिहार सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये देकर के सम्मानित किया जाएगा। परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने इसकी घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को 10,000 रुपये मिलेगा। परिवहन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव में स्थित सभागार में बुधवार को ये बैठक हुई थी। सड़क सुरक्षा को लेकर के विभिन्न पन्नधारी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की विभागवार की समीक्षा की गई है। मंत्री शीला कुमारी ने बैठक के दौरान NHAI के प्रतिनिधि को ये आदेश दिया है कि बसावट वाले क्षेत्र में गुजारने वाले NH के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल जरूर लगाएं। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिट को अब 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसकी घोषणा परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को मुख्य सचिव में स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दी है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में आयकर विभाग की टीम ने कलसी ग्रुप के 45 ठिकानों पर रेड मारी। आधारभूत संरचना, ऊर्जा और हाउस कीपिंग समेत तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले कंपनी कलसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक नवजीत सिंह, कलसी के भाई के मालिकाना हक वाली मणिकरण पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठिकानों पर भी छापे डाले हैं। बिहार में पटना, राजगीर, बेगूसराय में मौजूद कंपनी के कार्यालय और घर को खंगाला गया। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने पटना में शास्त्री नगर में स्थित आवास से 25 लाख नकद बरामद किए हैं। यहां से थोड़ी दूरी ऊर्जा स्टेडियम के पास स्थित कंपनी के कार्यालय से बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार जघन्य अपराधियों की सजा काट रहे कैदियों को जेल से रिहा करने की इतनी जल्दीबाजी में है कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है कि कौन कैदी जिंदा है या फिर कौन कैदी मर गया है। जब गोपालगंज के डीएम जी कृष्ण की हत्या के मामले में उम्र कैद के सजायाफ्ता आनंद मोहन को रिहा करने के साथ साथ जिन 26 अन्य कैदियों को छोड़ा गया है, उनमें एक कैदी ऐसा है जिनकी 2022 में इलाज के दौरान जान चली गई। कैदी पतिराम राय की नवंबर 2022 में ही इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बक्सर जेल में बंद रहे पतिराम राय की मौत की जानकारी सरकार को नहीं थी। बक्सर जेल में बंद कुल 5 बंदियों को रिहा करने का आदेश जारी हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सुबह सहरसा से रिहा हो गए हैं। सहरसा जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन उनकी रिहाई पर बिहार में सियासत उबाल आ गया है। जब बिहार बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि आनंद मोहन तो सिर्फ बलि के बकरे बने हैं। नीतीश सरकार का असली मकसद तो गुंडा राज का माहौल बनाने वाले 27 लोगों को रिहा कराना था। आनंद मोहन की आड़ में कारा नियमों को बदलते हुए उन 27 लोगों को भी रिहा किया गया है जो बिहार में जंगल राज से गुंडा राज लाने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। नीतीश सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है। अपराधियों को पकड़ना और छोड़ना तो न्यायालय का काम है। नीतीश सरकार लेकिन ये काम कर रही है। आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इतनी हड़बड़ी में आनंद मोहन की रिहाई कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की नाकामी है। अगर आनंद मोहन की रिहाई होनी थी तो फिर कानून से होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन की आड़ में 27 लोगों को छोड़ना ये सरकार की असली मंशा है। आनंद मोहन तो सिर्फ बलि का बकरा बन रहे हैं, जहां उनकी आड़ में बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। जंगल राज के पुरोधाओं को बाहर निकालना बिहार में जंगल राज से गुंडा राज लाने की कवायद है। लेकिन बिहार सरकार का उन्माद फैलाने का खेल नहीं चलेगा। बिहार की जनता सब देख रही है, ये कहना है बीजेपी का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों की सुविधा और फिर उनकी मांगों को देखते हुए पटना पूर्णिया बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ बुधवार को निगम कार्यालय से बस को हरी झंडी दिखाकर के किया गया है। जब बिहार राज्य पटना विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने बस सेवा का उद्घाटन करते हुए बताया है कि यात्रियों एवं पर्यटकों के अनुरोध पर इस सेवा को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया है कि भविष्य में बिहार में पर्यटन का विस्तार करने और यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य महत्वपूर्ण रूटों पर भी बस सेवा का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। पटना से पूर्णिया के लिए बस रोजाना रात्रि 9 बजे आर ब्लॉक में स्थित कौटिल्य बिहार पर्यटन काउंटर के समीप से खुलेगी, जो कि सुबह के 5 बजे यात्रियों को पूर्णिया पहुंचा देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भोजपुर जिले में पिछले 2 दिनों से चल रहे बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन की कार्रवाई ने बालू माफियाओं में हरकत मचा दिया है। जहां एक तरफ ओवरलोड बालू लदे ट्रकों पर लगभग 4 करोड़ रुपए का
जुर्माना ठोका गया है, वहीं दूसरी तरफ अब अवैध खनन में लिप्त बालू माफियाओं पर भी जिला प्रशासन ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आज कोइलेबर थाना क्षेत्र और फिर बरहड़ा थाना क्षेत्र के कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार, एसपी भोजपुर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। इस दौरान एसडीएम आरा सदर, एसडीपीओ आरा, जिला खनन पदाधिकारी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम नेताओं को मौका नहीं दिया जाता, पार्टियां मुस्लिम नेताओं को मुद्दे नहीं रखने देती। विपक्ष के पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विपक्ष के पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को मैं कभी नहीं मानूंगा। एक न्यूज चैनल्स के कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष दलों पर जमकर के हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अल्पसंख्यक और दलित लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता और न ही इस तबके का कोई नेता है। उन्होंने कहा है कि मैं विपक्ष के पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को कभी नहीं मानूंगा। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नेशनल लीडर हूं और ना तो मुसलमानों का नेता हूं। उन्होंने कहा कि देश में सबका नेता है लेकिन मुस्लिमों का नेता कोई नहीं है। इतना ही नहीं, मुस्लिम नेताओं को मुद्दे रखने का मौका नहीं दिया जाता है। पार्टियां मुस्लिम नेताओं को अपने मुद्दे रखने का मौका नहीं देती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि साजिशन मुसलमानों को पीछे रखा गया है और कोशिश की गई है कि उनका नेता ना हो। उन्होंने पार्टियों में मुस्लिम सांसदों की संख्या का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को ना मानते हुए मैं केवल संविधान के सेक्युलरिज्म को मानूंगा। जब असदुद्दीन ओवैसी से माफी अतीक अहमद की पत्नी को एआईएमआईएम में शामिल करने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की पत्नी एआईएमआईएम थी लेकिन वे समाजवादी पार्टी का सहयोग करने लगी थी। जब शाइस्ता और उनके बेटे असद को पार्टी में शामिल किया गया तो फिर उन पर कोई केस नहीं था। इसके साथ ही अतीक अहमद की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये टेरर मॉडल है, ये देश के लिए खतरनाक है। दोस्तों बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला महीना खत्म होने वाला है और नए महीने की शुरुआत होने में महज 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगले महीने आपको बैंक से जुड़े हुए कोई भी जरूरी काम है तो फिर ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2023 में बैंकिंग हॉलीडे की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसके मुताबिक अगले महीने कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। मई महीने की शुरुआत बैंक हॉलीडे के साथ होने जा रही है। दरअसल 1 मई 2023 को महाराष्ट्र दिवस, मई दिवस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा, रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस, सिक्किम के स्थापना दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि देश के विभिन्न राज्यों और फिर शहरों में बैंकिंग हॉलीडे भी अलग अलग होते हैं, यानी बैंक हॉलीडे एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप अगले महीने घर से बैंक के लिए निकले तो फिर आरबीआई की हॉलीडे लिस्ट चेक करके निकले। चेक करके निकलना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक में पहुंचे और फिर वहां गेट पर ताला लटका हुआ पाए। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी की छुट्टी आने वाली है। ऐसे में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक नया सौगात लेकर के आया है। ये सौगात है समर स्पेशल ट्रेन का। वैसे तो अपने देश में ट्रेन से हर दिन लाखों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन त्यौहार और छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़त देखने को मिलती है। त्यौहार और छुट्टियों के मौसम में भी भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स को आसानी से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कई सारे कदम उठाती है। गर्मियों की छुट्टी में अपने उन्हें वेटिंग लिस्ट की टेंशन से बचाने के लिए रेलवे ने कई सारी समर स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे अलग अलग जोन में कई सारे रूट पर इन ट्रेनों को चला रही है। प्रचंड गर्मी में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी यूपी, बिहार, गुजरात, असम समेत कई राज्यों के यात्रियों के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव राजद सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सपा प्रमुख ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी तस्वीरें भी शेयर की है। अखिलेश यादव ने दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य हालचाल जाना। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बाहर निकलने के बाद मीडिया ने सपा प्रमुख से बात करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव बिना जवाबदेही
निकल पड़े। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की है। तस्वीर में लालू प्रसाद यादव के सामने अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख के द्वारा तस्वीर शेयर करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जम करके शेयर किया है। अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से एक कुल 6 मुलाकात की है। दोस्तों बात करते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के कहीं विरोध तो कहीं समर्थन में नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आनंद मोहन की रिहाई से पहले बयान दिया। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान पर भी हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने आनंद मोहन को लेकर के कहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई की जा रही है। इसमें सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं बल्कि इसके अलावे भी लोग हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आनंद मोहन को जो सजा मिली थी वे काट चुके थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं आनंद मोहन कोई क्रिमिनल नहीं थे। वहीं चिराग पासवान ने गया में कहा है कि सरकार का ये फैसला दलित विरोधी है। इस पर जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये सिर्फ कहने से नहीं होता है। चिराग पासवान खुद दलित विरोधी है, ये कहें तो फिर मान जाएंगे क्या? जहां हम भी दलित हैं, हम भी समय समय पर दलितों के हित में सुझाव देते हैं। सरकार दलितों के हित में कार्य कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करते हैं और उनको प्रेरित भी करते हैं। जहां इस रविवार यानी कि 30 अप्रैल को पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जारी होगा। 100वें एपिसोड के मौके पर 30 अप्रैल को लखनऊ के राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में आमिर खान और रवीना टंडन जैसे बड़े सितारे भी शामिल होने वाले हैं। वहीं इससे पहले फिल्म अभिनेता आमिर खान का कहना है कि मन की बात कार्यक्रम जन आंदोलन का उदाहरण है। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से भरोसे का रिश्ता कायम किया है। ये भरोसा अपने आप पैदा नहीं होता है, इसे कमाया जाता है। पीएम मोदी ने इसे कमाया है। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के आवाज से आंदोलन नामक सत्र में आमिर खान ने कहा कि आज देश के नागरिक पीएम मोदी में भरोसा करना चाहते हैं, जब वे उन्हें मानते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है। आमिर खान ने कहा कि देश के लीडर की ओर से नागरिकों के साथ ऐसा संवाद महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा, अपने विचार रखना, सुझाव देना बेहद महत्वपूर्ण है। वे नागरिकों को बताते हैं कि वे क्या क्या देख रहे हैं, भविष्य को कैसे देखते हैं, कैसा समर्थन चाहते हैं। यही संवाद के जरिए नेतृत्व करना है। आमिर खान ने कहा कि पीएम खुद लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जो किसी भी समाज के लिए महत्व रखता है। अगर आप उन्हीं नागरिकों से संवाद ना करें जिन्होंने आपको चुना, तो फिर आप और वे एक दूसरे से कैसे समझेंगे? जब पीएम को देख करके लोगों को नजरिया मिलता है, दिशा दिखती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।